अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, लाहौर। आज हम बात करेंगे IV रिटक्सेमैब जो है उसके इन्फ्यूजन के बारे में। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये CCL फार्मा के कॉपरेशन से बना रहे हैं एंड देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि IV जो रिटक्सेमैब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड से आती है और CCL वालों की ज़ाइटक्स के नाम से आती है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं। तो उसकी जो FDA अप्रूव्ड नॉन इंडिकेशन है उसमें एक तो एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस आ जाता है। इसी तरह आपको पता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो प्री ट्रांसप्लांट कभी कभार हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें प्राइमरीली हम जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में वो किस तरह से देते हैं, किस तरह से प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आपके पास कोई ना कोई इंडिकेशन होनी चाहिए कि जो प्री इन्फ्यूजन जो आपने प्रेपरेशन करनी है उसमें यू नीड टू नो कि एग्जैक्ट इंडिकेशंस क्या है। मोस्ट लाइकली अगर आप मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी या एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए यूजुअली हम 500 मिलीग्राम Q वीकली फॉर 4 वीक्स या 1 ग्राम एवरी अदर वीक्स टाइम्स 2 देते हैं। तो दूसरा आपने मेक श्योर करना है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस तरह की हो सकती है? हो सकता है कि किसी को पहले ये मेडिसिन मिली और उससे कोई एलर्जी या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ हो, तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। दूसरे नंबर पे किसी को हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है, तो इसमें साथ फ्लूइड भी जा रहा होता है, यू कुड गो इनटू हार्ट फेलियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अंडरलाइंग। अगर एक्टिव स्वीयर इन्फेक्शन है प्राइमरीली, जैसे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV डिजीज़ है, या कोई और एक्टिव अंडरलाइंग इन्फेक्शन चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो आपने रूल आउट करना होता है। वो रूल आउट कैसे करते हैं कि आप पहले इन्फ्यूजन शुरू करने से पहले या पेशेंट को उसके लिए एडमिट करने से पहले कुछ टेस्ट करते हैं। हम नॉर्मली हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन भेजते हैं, IGRA टेस्ट कर सकते हैं जो TB का गोल्ड स्पॉट टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, CRP करते हैं, CBC करते हैं, पेशेंट की बेसलाइन लैब्स करते हैं जैसे RFT, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, ताकि आप कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन रूल आउट कर सकें। अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस B निकल आता है तो उस सूरत में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है, स्पेशली अगर एक्टिव इन्फेक्शन है या कोई भी एक्टिव स्वीयर इन्फेक्शन है। जैसे प्रायर टू ट्रांसप्लांट भी हम मेक श्योर करते हैं कि यूरोसेप्सिस ना चल रहा हो, नमूनिया ना हो, कोई और इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने रूल आउट करनी होती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी वैक्सीनेशन पेशेंट को मिली है रीसेंट पास में, स्पेशली विद इन 4 वीक्स, तब भी आप इसको नहीं दे सकते। 4 हफ्ते गुजर चुके हों लाइव या कोई भी वैक्सीनेशन को, और पेशेंट में प्रॉपर इंडिकेशंस हो, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, तो फिर हम मरीज़ को एक ख़ास डेट या टाइम देते हैं और इन पेशेंट ये इन्फ्यूजन देते हैं। यूजुअली हम आउट पेशेंट सेटिंग में नहीं देते, ताकि कोई भी अगर एलर्जिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो तो उसको आप डील कर सकें। अब सपोज़ करो पेशेंट ने आना है, एडमिट होना है, आज आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, तो यूजुअली आई टेल माई पेशेंट के नॉट टू टेक एनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दैट मॉर्निंग, क्योंकि इससे हाइपोटेंशन का चांस होता है। तो यू डोंट वांट द ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप। तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उस दिन की होल्ड कर लेते हैं, मरीज़ को दाखिल करते हैं, IV या ब्रेनुला पास करते हैं, अच्छी लाइन होनी चाहिए। तो इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू डू सम प्री मेडिकेशन। अब प्री मेडिकेशन में 3 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1, उसको सोलोमेड्रोल देना है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जिसकी डोज वेरिएबल है। वो यूजुअली गिव अराउंड 100 मिलीग्राम ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन IV। दूसरा पेनाडोल देंगे 650 to 1 ग्राम, और तीसरा आप कोई ना कोई एंटी हिस्टामीन देंगे, जैसे डाइफिनहाइड्रामिन है 25 से 50 मिलीग्राम। ये भी आप ओरल दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, हम यूजुअली ओरल देते हैं कि डाइफिनहाइड्रामिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो कोई और भी एंटी हिस्टामीन दी जा सकती है। तो 30 मिनट प्रायर टू इन्फ्यूजन अब ये सारी चीज़ें दे देंगे, और उसके बाद फिर आपने इसकी इन्फ्यूजन की प्रेपरेशन एट द सेम टाइम आपने जो है ना वो करनी शुरू कर देनी है। अब आ जाता है इसके इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल क्या है, कि आपने प्री मेडिकेशन भी दे दी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देख ली, प्रॉपर आपके पास इंडिकेशन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने होल्ड की हुई है, पेशेंट को कोई इम्यूनाइजेशन नहीं मिली हुई रिसेंटली। अब इन्फ्यूजन का प्रोटोकॉल आ जाता है। अब इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप 500 मिलीग्राम दे रहे हैं कि 1 ग्राम दे रहे हैं।
तो जितने मिलीग्राम दे रहे हैं ना आप उतने ही फ्लूइड में सेलिन में या डेक्सट्रोज D5 जो W है डेक्सट्रोज वाटर में उसको मिक्स कर लेते हैं। 50 ml की अगर वायल है 500 मिलीग्राम उसमें है तो उसको 500 ml नॉर्मल सेलिन में हम यूजुअली करते हैं, तो ये 1 मिलीग्राम पर ml का इन्फ्यूजन बन जाता है। तो इसमें बड़ी आसानी रहती है क्योंकि बुक्स में लिखा होता है कि 50 मिलीग्राम पर आवर दें, तो आपको जब पता चल जाता है कि 1 मिलीग्राम 1 ml में है तो आप उतने ही ml दे सकते हैं। तो वी यूजुअली स्टार्ट इन्फ्यूजन एट 50 ml पर आवर जो कि एक्चुअली 50 मिलीग्राम पर आवर होगा, और उसको हम स्लोली इंक्रीज़ करते हैं एज़ टॉलरेटेड। अगर 30 मिनट गुजर जाएं, पेशेंट ने 50 मिलीग्राम पर आवर या 50 ml पर आवर टॉलरेट कर लिया है, तो आप उसको 100 mg पे लेके जा सकते हैं या 100 ml पे लेके जा सकते हैं 30 मिनट बाद। अगले 30 मिनट बाद आप उसको 150 पे लेके जा सकते हैं, फिर 30 मिनट गुजर जाएं तो आप 200 पे लेके जा सकते हैं। ज़्यादा बुक्स और लिटरेचर ये कहता है कि यू कुड टेक इट अप टू 400 मिलीग्राम पर आवर तक, लेकिन हम यूजुअली द वे आई गिव इट हम 200 मिलीग्राम पर आवर तक जो है ना रखते हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस कम होता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वन हैज़ टू बी क्वाइट विजिलेंट। उसमें एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो माइल्ड होते हैं और एक सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो रेयर होते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है माइल्ड, उसमें पेशेंट को थोड़ी सी हाइपोटेंशन हो सकती है, थोड़ा फीवर चिल्स हो सकता है, पेशेंट अनईजी फील कर सकता है, तो उस सूरत में हम इन्फ्यूजन रेट थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। कभी कभार सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है कि पेशेंट को जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ब्रोंकोस्पैज़म हो गया, हाइपोटेंशन होगी। उस सिचुएशन में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू स्टॉप द इन्फ्यूजन और उसके बाद उसको डील करें डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है। उसको आपने एपिनेफ्रिन देनी है, स्टीरॉयड देना है, एंटीहिस्टामिन देना है। जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं तो देन यू कुड स्टार्ट इट एट 50% ऑफ अ लो रेट जो प्रीवियसली आपने दिया था। जैसे अगर आप 200 मिलीग्राम पर आवर पे जा रहे थे तो आप उसको फिर 100 मिलीग्राम पे रीस्टार्ट करेंगे वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ़ एवरीथिंग। लेकिन अगर शुरू करने के बाद फिर से ऐसे होता है तो देन यू विल स्टॉप एंड डिसकंटिन्यू। ये जब इन्फ्यूजन एक दफ़ा आप बना लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं वायल से लेके सेलिन में, तो फिर ये 24 आवर्स तक रखा जा सकता है 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। अब ये सारा इन्फ्यूजन कंप्लीट हो गया, पेशेंट हैज़ टॉलरेटेड इट वेल। उसके बाद आई यूजुअली रिकमेंड कि 1 से 2 घंटे पेशेंट को हॉस्पिटल में रखें, ऑब्ज़र्व कर लें। अगर पेशेंट स्टेबल है, उसके ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई और इशू नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले एक बात मैं थोड़ी सी बताना भूल गया कि ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द इन्फ्यूजन आपने पेशेंट को थोड़ा काउंसल करना है और कॉन्सेंट लेनी है, क्योंकि एक तरह से कीमोथेरेपी की तरह ये इन्फ्यूजन है, तो यू नीड टू गेट द कॉन्सेंट और पेशेंट को बताना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि पेशेंट को एक आपको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट मिले। अब पेशेंट घर चला गया, अब आपने दोबारा से पोस्ट इन्फ्यूजन पेशेंट को नेक्स्ट टाइम के लिए बुलाना है। तो बट वी यूजुअली डू, हम पेशेंट को हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब दोबारा देना उससे 1 दिन पहले बुलाते हैं और उससे पहले उसके फिर CBC, RFT, इलेक्ट्रोलाइट, CRP कर लेते हैं, ताकि हम देख लें कि कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोई ल्यूकोपिनिया, कोई CRP तो नहीं बढ़ा, कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है, हर चीज़ ठीक है, इन बिटवीन भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई निमोनिया, कोई फ्लू, कोई ऐसी चीज़, तो फिर हम यही सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं सेकंड इन्फ्यूजन के लिए। सेकंड टाइम जब हम उसको एडमिट करेंगे तो उसमें वो सारे एक्सटेंसिव टेस्ट जो हेपेटाइटिस B, C, HIV, TB वो नहीं करेंगे, लेकिन रूटीन टेस्ट करेंगे। पेशेंट को फिर हम हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। यूजुअली जो हॉस्पिटल स्टे है ये आप समझें कि हाफ डे का होता है, 6 घंटे में इन्फ्यूजन चला जाता है अगर आप स्लोली भी दें, पेशेंट एडमिट भी हो, और यूजुअली पेशेंट 8 to 10 आवर्स में पेशेंट इज़ ऑलरेडी सेट टू गो होम। तो इसमें हमने इस पूरी वीडियो में बेसिकली प्रायर टू इन्फ्यूजन क्या करना है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्सेंट, काउंसलिंग, उस पर बात की है। फिर इन्फ्यूजन कैसे प्रिपेयर करना है और क्या करना है, और पोस्ट इन्फ्यूजन थोड़ा सा वेट करना है और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कौन कौन सी लैब चेक करनी है, उस पर बात की है। तो अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो होपफुली वी विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो इसका पूरा अंदर लिटरेचर होता है, आप अप टू डेट से भी स्टडी कर सकते हैं, वो भी सारा देख सकते हैं। अपने ड्रग रेप से आप उसके सारी जो इन्फ्यूजन के प्रोटोकॉल्स और इंस्ट्रक्शन है वो भी देख सकते हैं। हमने ये किया हुआ कि हमने एक रेडीमेड लिख के रखा हुआ है सारा,
प्रोटोकॉल, ताकि बार बार हर दफ़ा ये एक्सटेंसिव ऑर्डर्स ना लिखने पड़े, और वो फिर हम नर्सिस को दे देते हैं और साथ इसको खुद भी सुपरवाइज़ करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ IV रिटक्सेमैब, जिसकी बहुत सारी इंडिकेशन है। मैंने सारी इंडिकेशंस पे बात नहीं की क्योंकि दैट इज़ अप टू यू। FDA कुछ चीज़ों के लिए अप्रूव करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ों में दे नहीं सकते। वी ऑल नो कि इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होती है, उसमें जिन लोगों को आप साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं देना चाहते क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है, उनमें आप सेफली IV रिटक्सेमैब दे सकते हैं। एंड इन आवर एक्सपीरियंस द साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ऑफ IV रिटक्सेमैब इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसेंट्स। थैंक यू वेरी मच।